हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम आपके सामने एक और पेपर को लेकर आए हुए हैं जो 25 को फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हुई है। तो आज हम इसे सॉल्यूशन के थ्रू देखते हैं कि क्या है। तो थोड़ा सा इसका लेवल अप किया हुआ था इसने, जो कि थोड़ा स्टूडेंट को परेशान किया मैथ ने इस शिफ्ट में। चलिए देखते हैं कैसे इसने किया है। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये हमारे इंटीग्रेशन से फर्स्ट ही क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं क्या कि साइन थीटा का एक टर्म मैक्सिमम आ रहा है। साइन थीटा और अ, हाँ, साइन थीटा का टर्म ज्यादा है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए यानी कि साइन के बारे में ही हमें सोचनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ साइन 2 थीटा है और यहाँ कॉस 2 थीटा है। तो मैक्सिमम जिसमें है हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। देखते हैं उसके बाद क्या हो रहा है। क्या साइन थीटा इंटू यहाँ 2 साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऐसा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। यस, बिल्कुल। साइन पावर 6 थीटा प्लस ऑफ साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। होल स्क्वायर ऑफ 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 होल बाई, हम 1 - cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, डी थीटा। अब यहां से देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है तो हो गया ना। बिल्कुल। अब यहां से ये हमें मिला cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू रूट ओवर 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 6 एंड डी थीटा। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म आया है ना। अगर ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ठीक है। अब यहाँ देखें कि इसमें अगर हम साइन थीटा को मानते हैं तो कॉस थीटा डी थीटा है, तो वो डी टी यानी कि सब्सटीट्यूशन से अगर हम ये देखें कि साइन थीटा इक्वल टू टी देन कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे तो होगा क्या, टी टू द पावर 6 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस ऑफ टी स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2t पावर 4 प्लस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 6, राइट, एंड डी टी हो जाएगा ऐसा। यस, अगर ऐसा होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इसमें थोड़ा हाईएस्ट पावर है, तो और क्या करें, हाईएस्ट पावर को ना हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म सोच रहे हैं कि ये ना टी स्क्वायर अगर मान लेते हैं, मिनिमम पावर टी स्क्वायर को अगर हम जेड मान ले तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 2t डी टी इक्वल टू जेड डी जेड। यस, और यहाँ से t की वैल्यू रूट ओवर जेड मिलेगा, राइट ना। तो हम अगर इसे ऐसे लिखें कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन टी टू द पावर 6 प्लस सॉरी, तो जेड में हमें कन्वर्ट करनी है। तो जेड, ये टी इस साइड चला जाएगा क्या, जाने पर क्या होगा, डी टी इक्वल टू डी जेड बाई 2t। और 2t टी के स्थान पर देख लो स्क्वायर रूट जेड है, तो 2 स्क्वायर रूट जेड हम रख दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमें हमें मिलेगा क्या कि अगर टी स्क्वायर के स्थान पर जेड रख रहे हैं तो ये जेड क्यूब प्लस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ जेड ये होगा। और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 2t सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस ऑफ 6 एंड डी जेड बाई 2 रूट ओवर इंटू डी जेड बाई 2 रूट ऑफ जेड। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट जेड है ना, सॉरी स्क्वायर रूट वाला टर्म्स है और ये भी है। तो क्यों ना इससे इसमें एक एक वर्क करते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख ले, ये कॉमन है क्या, जेड जेड कॉमन है और यहाँ से
मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा टर्म्स हो। तो एक और टर्म्स हम कर लेते हैं वर्क यहाँ। जेड अगर कॉमन करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस ऑफ जेड प्लस ऑफ 1 आएगा, और जेड स्क्वायर से अगर डिवाइड देते हैं तो ये स्क्वायर रूट जेड हो जाएगा, यानी कि वहां से स्क्वायर रूट हट गया जेड, और उस 2 को यहाँ ला देते हैं, ये हो गया। चलो अब यहाँ से देखो 2z स्क्वायर प्लस ऑफ 3z प्लस ऑफ 6 एंड dz। ओके, सो अब देख लो, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इससे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस ऑफ जेड प्लस 1। अब यहाँ से हमें मिलेगा 2z क्यूब हो जाएगा क्या, प्लस 3z स्क्वायर प्लस ऑफ 6z एंड dz। लेकिन एक टर्म से देख रहे हैं क्या कि ये जो आ गया ना, अब हमें इसकी सॉरी ये जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन है क्या, बिल्कुल है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म में हमें क्या मिल रहा है, तो बट इसे हमें माननी पड़ेगी, है ना। तो क्या माने, मान लेते हैं लेट 2z क्यूब प्लस ऑफ 3z स्क्वायर प्लस 6z इक्वल टू u। अगर हमने मान लिया तो यहाँ से मिलेगा हमें यस 6z स्क्वायर प्लस ऑफ 6z प्लस ऑफ 6 एंड dz इक्वल टू du। तो यहाँ से z स्क्वायर प्लस ऑफ z प्लस 6 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से 1 बचेगा ना, 1 एंड dz इक्वल टू du बाई 6 हो जाएगा क्या, यस। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू उसमें पुट कर लो, 1/12 हो जाएगा, 1/2 है और 1/6 है, 1/12 इंटीग्रेशन ऑफ इतना इंटू dz, यानी कि देख लो इतना इंटू dz के स्थान पर du/6, तो 6 तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि √u du। कितना सिंपल आ गया ना। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें कर देनी है, 1/12 इंटू 2/3 एंड u टू दी पावर 3/2 प्लस ऑफ कांस्टेंट, तो कितना हो गया 6 यानी 1/18, और u की वैल्यू हमने क्या माना है, देख लो यहाँ पे u की वैल्यू तो पुट कर देंगे, यानी वैल्यू रखेंगे 2z स्क्वायर z क्यूब प्लस ऑफ 3z स्क्वायर प्लस ऑफ 6z होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब z की वैल्यू क्या है यहाँ पर कहीं, हाँ z की वैल्यू t स्क्वायर है ना, तो उसे अगर हम रखते हैं, लेकिन एक और बात, और t देख लो, t के स्थान पर साइन थीटा रखे हैं, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं z की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हम रख देंगे z के स्थान पर, तो हमें मिलेगा क्या 1/18 इंटू 2 साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस ऑफ 3 साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस थीटा है प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 प्लस ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट। सो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हमें एक इमेज निकालनी है 3 and 5 की अबाउट द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के, ठीक है, जो कि किस पे, हमें अब उस इमेज को बतानी है कि किस पे लाई कर रही है, किस पे लाई कर रही है, यानी कि ऑप्शंस होंगे वो पता नहीं है। चलिए हम सॉल्व करके उसे अगर होगा तो सेटिस्फाई कर सकते हैं ना। तो देखिए इसके लिए हमें क्या बोल रहा है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, और गिवन है यहाँ पर 3 and 5, that is a point is given about and we have to find the image of this point about the as a plane mirror of this line, right? That means it follow the properties of same plane mirror, यानी कि जितने डिस्टेंस पर वो है उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ इमेज बनेगा, तो उसे हमने I और H and K मान लिया उस इमेज को। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से जा रहे हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके स्लोप की प्रोडक्ट अगर निकाल लें, सॉरी इसके स्लोप और इसके स्लोप की प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस, देखिए कैसे, अगर हम फॉर्मूला भूल गए हैं तो कैसे करेंगे, इसके स्लोप की प्रोडक्ट इन दोनों के, यानी कि ये जो लाइन है और ये लाइन है -1 होगी, राइट एंगल है, यस।
तो यहाँ से इस पॉइंट से पास होगी, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन मिरर के इमेज यानी कि प्रॉपर्टी को हम फॉलो करा रहे हैं कि ये जितने डिस्टेंस पर है इस मिरर से उतने डिस्टेंस पर इमेज भी होगी। प्लेन मिरर का कंसेप्ट ही है। तो सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट थ्योरम से हम निकाल लेंगे उसे। ओके, खैर हम जानते x माइनस ऑफ एच एक्स यानी कि 3 सॉरी h माइनस 3 बाई 1 इक्वल टू y क्या होगी, हाँ k माइनस ऑफ 5 बाई ऑफ -1 इक्वल टू, क्योंकि x coordinate of that image by minus of the x coordinate of that given point by coefficient of x for this and here same, then minus of 2 times of what 3 minus 5 plus of 1 whole by square root of a square plus b square, that is 1 plus of 1. तो यहाँ से h माइनस 3 इक्वल टू k माइनस 5 बाई -1, यहाँ से क्या होगा कि माइनस 4, ये और ये कैंसिल यानी 1 होगी ना। सो h इक्वल टू 4 हो गया एंड k इक्वल टू, इसको इसके साथ कंपेयर किया और इसको भी इसी के साथ कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 4 -1 यानी कि 4 होगी। सो हमें मिल गया 4 and 4, तो इसकी इमेज हमें मिल गई यानी कि ये क्या हो गया 4 and 4। तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा जो जहां पर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन हमारे पास लिमिट की आ गई है जो गिवन है आपके सामने है। बोल रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई, सॉरी ये ऐसे है, इतना 1 प्लस ऐसा है, ठीक है। तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस डैश 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 1 बाई n है, होल बाई n स्क्वायर पावर n है। अब देख लो थोड़ा सा कंसेप्ट है, n की वैल्यू इन्फिनिटी पे टेंड करेगी यानी कि n इन्फिनिटी है, मीन्स ये सम इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो आपका जो 1 बाई डिनोमिनेटर में ये टर्म्स बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ नहीं रही, जैसे इन्फिनाइट तक जा रही है वो मीन्स एक टर्म है जहां पर वो कन्वर्ज हो रहा है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है यानी कि ये वैल्यू है जहां पर उससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स है। लेकिन इसकी वैल्यू चेंज मीन्स आगे बढ़ते रहेंगे और चेंज। बट अगर इसकी बात करें कि ये वैल्यू कितना होगा तो मैं इस पे डिसीजन दे सकता हूं कि अप्रोक्सीमेट ऐसा हो सकता है। यस, ये लेस देन 2 हो गया, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर यूं बोले कि 1.8 से भी स्मॉलर है तो ये चल सकता है, ये चल सकता है। ओके चलो, अब इतना अगर हम जान गए तो आगे में हम सॉल्यूशन करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी ऐसा करते हैं। तो इसका फॉर्मेट देखो, मैंने अपने लेक्चर में बताया लिमिट के, है ना, कि अगर ऐसा फॉर्म हो यानी कि समथिंग बाय इन्फिनिटी यानी 0 1 प्लस इन्फिनिटी यानी 1 टू द पावर 1 प्लस 0 होल पावर इन्फिनिटी यानी 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट आ गया। तो e टू द पावर क्या करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी और फंक्शन -1, तो यहाँ पर +1 है और वो -1 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा क्या, और कैंसिल होकर के बच जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस ऑफ 1/n होल बाई n स्क्वायर। अगर आपको ना समझ में आए तो आप जा करके मेरी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा। ये कैंसिल है ना। तो ये देखो इन्फिनिटी तो नहीं हो रही है, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, ये भी तो चेक करते हैं ना, है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो e टू द पावर ओवरऑल ये समथिंग बाय इन्फिनिटी यानी 0, सो 1 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोनिक सेक्शन के साथ हम आपके पास में है। बोल रहा है क्या कि एक ये क्या है, हाँ एक 2 एलिप्स है और उन दोनों एलिप्स का जो इंटरसेक्शन है ऑर्थोगोनली हो रही है, यानी कि ऑर्थोगोनल होने का सेंस जा रहा है क्या कि कोई भी कर्व, अगर कोई भी कर्व ऑर्थोगोनल है तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट पर की जो टेंजेंट है, ठीक है, उस पॉइंट पर की टेंजेंट है वो राइट एंगल पर होंगी।
क्या होंगी, वो राइट एंगल पर होंगे। दैट इज इट मीन्स टू कर्व इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ दे आर ऑर्थोगोनल देन द टेंजेंट एट दैट पॉइंट फॉर बोथ कर्व आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यही यूज करने वाले हैं और उसे यूज करके हम आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं कैसे पहुंचे। तो सिंपल सी बात है, ऑर्थोगोनल है, कोई कर्व अगर एक दूसरे के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है ना। तो यहाँ से अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो 2x बाई ए प्लस ऑफ 2y y डैश बाई बी इक्वल टू 0, एंड यहाँ से 2x बाई सी प्लस ऑफ 2y y डैश बाई ऑफ डी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो y डैश की वैल्यू आ जाती है, मैं लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स बाई वाई। सिमिलरली यहाँ से वाई डैश की वैल्यू मिलेगी माइनस डी बाई सी एक्स बाई वाई। तो दोनों के प्रोडक्ट -1 होंगे ना, यानी कि माइनस बी बाई ए इंटू एक्स बाई वाई इंटू ये तो हो गया माइनस डी बाई सी एक्स बाई ऑफ वाई इक्वल टू -1 होगी क्या। अगर ऐसा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि बी डी बाई सी डी इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना। इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अभी एक्स स्क्वायर देखो हमें डिस्टर्ब ये कर रहा है ना, तो इसके बारे में क्यों ना सोच ले। अगर इसके बारे में सोचना है तो हमें देखो मीन्स वो पॉइंट हमें जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ऑर्थोगोनल है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और वो पॉइंट यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी, अगर उसको फाइंड आउट कर ले किसी टाइप से तो यहाँ रख करके हम कंडीशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। ओके तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर बस यही सोचनी है कि सॉल्यूशन जैसे करे कि वो सिंपल वे में हो। मैंने इसलिए बोला था ना कि ये थोड़ा कैलकुलेटिंग यानी डिफिकल्ट कर दिया है, यानी कि समझ रहे हैं आप लोग। सो एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई सी प्लस वाई स्क्वायर बाई डी इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे सॉरी राइट हैंड है ना, हाँ राइट हैंड साइड वाली इक्वल है तो LHS वाला भी इक्वल यानी कि डिफरेंस कर देते हैं ना। तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई बी माइनस 1 बाई डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर सी माइनस ऑफ ए बाई ए सी इक्वल टू माइनस, ये इस साइड जाएगा तो माइनस आएगा डी माइनस बी बाई बी डी होगा इंटू वाई स्क्वायर को इधर भेज दो और इसको इधर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई आगे क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला ये नोमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, यानी कि ए सी माइनस ऑफ ए सी बाई बी डी इंटू डी माइनस ऑफ बी बाई सी माइनस ऑफ ए, ये होगा, हो जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू मिल गई, ऑलराइट। अब वहां रख देते हैं, रखेंगे तो क्या मिलेगा, बी डी बाई सी डी इंटू माइनस साइन ए सी बाई बी डी इंटू डी माइनस बी बाई सी माइनस ऑफ ए सी माइनस ए इक्वल टू -1। अब इसी को सॉल्व करनी है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए सी सी डी बी डी कैंसिल हो गया, सी डी कहाँ से, ए सी ना, ए सी यानी सी है या ए सी और ए सी कैंसिल। तो यहाँ भी माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, यानी कि डी माइनस ऑफ बी इक्वल टू सी माइनस ए। तो जो माइनस है उसे अपोजिट साइड भेज करके प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे ए प्लस डी इक्वल टू सी प्लस डी, यही रिलेशन आ गया। सो दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन को बोल रहा है क्या कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की है
जो भी इसके सॉल्यूशन से एक कर्व मिलेगा, वो कर्व आपके ओरिजिन से पास हो रही है और एक और पॉइंट से पास हो रही है। तो ओरिजिन से पास हो रही है यानी वो पॉइंट तो मालूम हो गया 0 0, देन अदर पॉइंट क्या होंगे उसे हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, किस फॉर्मेट पर ये दे रखा है कि ऐसा है कि यहाँ से x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम ध्यान दें तो इससे हम इस साइड ला सकते हैं क्या, माइनस वाई बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बाई एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा। और कुछ, यस चलो ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गया क्या, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एक्स माइनस टू, आएगा ना। ठीक है, ये आपको पता है। सो y इंटू 1 बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बाई एक्स माइनस टू इंटू 1 बाई एक्स माइनस टू एंड डी एक्स। इसे अब हमें इंटीग्रेट करनी है ना। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो x माइनस टू अभी आपको नजर आ रहा है क्या, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 बाई एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एंड डी एक्स, है ना, ऐसा हो जाता है। अब अगर ऐसा हुआ तो हमें एक सिंपल सा इंटीग्रेशन मिला क्या, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, है ना, मिल गया, बिल्कुल सही है। तो अब यानी कि y बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू, यहाँ से x प्लस ऑफ, इसकी इंटीग्रेशन अगर ध्यान दे तो माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू हो जाएगा प्लस ऑफ c, जबकि ये ओरिजिन से पास हो रही है तो 0 0 रखेंगे तो 0 बाई माइनस टू यानी 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई माइनस टू, 1 बाई माइनस टू ना, नहीं 4 गायब हो गया क्या, 4 भी तो है यहाँ, 4 भी है, ओके। 4 बाई माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया c, ओके। सो प्लस 2 टाइम्स में c इक्वल टू माइनस टू, यानी कि हमें मिल गया y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू और माइनस ऑफ 4 प्लस 2, यही ना, इंटू एक्स माइनस टू। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन आएगा और आपका ऑप्शंस जो गिवन रहेगा इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा प्रोबेबिलिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। इसमें बोल रहा है क्या कि देखो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स, सॉरी क्वेश्चन ऐसा होगा, द कोफिशिएंट ABC of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are obtained। समझ रहे हैं क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी कोफिशिएंट ABC को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एक डाइस को थ्रो करने पर, और थ्रोइंग अ डाइस थ्राइस, यानी कि एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, जो आ रही है आउटकम्स, वहां से हमने A B एंड C की वैल्यू फाइंड आउट किया। समझ में आया क्या, ओके ठीक है। तो हमें बतानी है कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी कि इसके रूट्स इक्वल होंगे, इसके रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो कब हम जानते हैं इसके रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब d 0 हो, और d 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। और आपको पता है ना कि अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यही आएगा। तो इसमें से ही वो नंबर चूज करना है जो कि इसे 0 करे और कंडीशंस वैलिड हो। बट एक और बात है कि हम एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि ये 6 है ना, टोटल ओवरऑल 6 टाइम्स है, तो ये 216 ये आता
है ना। तो यहाँ से अब हम एक इस पे वर्क करते हैं, तो देख लो ये 216 आ गया। ओके, अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान दें, ये 4 का मल्टीपल है यानी इवन है ना। अगर 4 की मल्टीपल है तो ये इवन है, और इवन का ही डिफरेंस ना 0 दे सकता है, या ऑड एंड इवन की डिफरेंस 0 होगी कभी नहीं। ओके, तो ये भी मस्ट है कि इवन है, यानी कि ये फिक्स हो गया कि ये 2, 4 एंड 6 में से ही कुछ हो सकता है, राइट। तो 2, 4 एंड 6 में से अगर कुछ हो सकता है, तो हम अगर 2 को लेते हैं तो यहाँ 4 आएगी, क्या 4 आएगी। तो 4 माइनस, अब 4 तो ऑलरेडी है, तो ए एंड सी की वैल्यू 1 एंड 1 इंटू 1 हो सकता है ना, क्योंकि डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 है ना। यस, यानी कि ये पेयर बन गया, 1 1 करे या 1 1 करे, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो ये 1 वे से हो गया, 1 आया आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, है ना, जिससे हमें डी की वैल्यू 0 होगी, मिल सकती है। अब अगर हम 4 रखें तो ये 16 हो जाएगी, और 16 माइनस 4 ऑलरेडी है। ओके, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, ये 4 इंटू 1 हो सकता है, या फिर ये 4 तो ऑलरेडी होगी, 1 इंटू 4 हो सकती है। यस, क्योंकि 16 माइनस 16 0 हो रही है, या फिर 4 इंटू 2 इंटू 2 भी हो सकती है ना। ओके, तो ये यहाँ से 3 मिला नंबर, यहाँ 1 और ये 3 हो गया, हुआ क्या। अब देखो 6 बच गया, यानी कि 6 अगर लेते हैं तो 6 माइनस 4 इंटू 6 स्क्वायर यानी 36 ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हमें बात करनी है, तो 36। अब यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 3, अब ये इंटरचेंज हो सकता है क्या, ये 1 आ गया, तो ओवरऑल कितने आ गए फेवरेबल आउटकम्स, जिससे कि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 5 हुए ना, 5, ऑलराइट, और टोटल ये है, यानी कि 5/216, so probability is 5/216. Now students, we are here for next question, and that question belongs to integration, and in this integration we have disturbing point is GIF. So first think about GIF, then we will got their answer. So here I equal to what, integration -1 from -1 to 1, right, x square e to the power greatest integer x cube of dx, right. So for this we know GIF lie between two consecutive integers. So from -1 to 1 is the pair of that consecutive integer is -1 to 0 and 0 to 1. So we have to split -1 to 0, and we will put the value of the in this interval of GIF, and in this interval the GIF got a -1 because they give the less than or equal to the value, that is e to the power minus of 1 and dx, and plus of what, 0 to 1, and that's why x square into in this interval GIF got a 0 value, minimum value, right. So e to the power 0 into dx. So simple, you got their answer, what, 1 by e into x square, sorry, x cube by 3 of 0 -1 to 0 plus of x cube by 3 0 to 1, right. So result is 1 by 3e plus of 1 by 3. Now yes, it is your answer. इसमें बोल रहा है कि हमें उस लोकस को फाइंड आउट करनी है जो एक एक सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है, जो एक सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली, और साथ ही साथ वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो फर्स्ट इस सर्कल की पोजीशंस को हम देख लेते हैं, है ना। पोजीशंस हमारा क्या है, इसकी सेंटर है आपका 3 and 3, राइट, एंड रेडियस हो जाएगा √9 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 14, इट मीन्स 2, राइट। तो सेंटर 3 3 यहाँ होगा क्या, और रेडियस आपका 2 यूनिट होना चाहिए, यानी कि यहाँ से ये ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा क्या, 3 यूनिट। तो अब हमें उस सर्कल की इक्वेशन, सर्कल के सेंटर की लोकस बतानी है, जो कि यहाँ से एक्सटर्नली इसको टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। ऐसा ही मीन्स ऐसा ही होगा ना, कहीं ना कहीं ऐसे ही होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे,
थोड़ा आगे की ओर, तो ये सर्कल बड़ा होता जाएगा क्या, ऐसा समथिंग, फिर ऐसा होगा शायद, होगा ना। तो आप देख लो कि ये सेंटर जो भी है ऐसे जा रही है क्या, जा रही है। तो अगर आपका ऑप्शन, यानी कि ये तो बात पक्का है कि अगर इधर में सर्कल होगा तो ऐसे कहीं वाई एक्सिस को टच नहीं करने जा रहा है, राइट ना। यानी कि बेसिकली आपका वो वही सर्कल होगा जो कि वाई एक्सिस को टच करेगा, ऐसे ही जाता रहेगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है क्या कि ये जो सेंटर आर है मीट कर रहे हैं वो एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कर्व है पाराबोला। अगर ऑप्शंस हो और उसमें एक ही पाराबोला होगा तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं कि कैसे, आखिर पाराबोला होगी तो कौन सी होगी, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ से सेंटर एक्सटर्नली टच कर रही है, तो इसके रेडियस का सम उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस का इक्वल होता है, और जो जिसकी लोकस फाइंड आउट करनी है उसे हमने एच के मान लिया, एच एन के माना, ठीक है। तो एच के, अगर ये रहा आपका सेंटर 1 और ये रहा सेंटर 2, देन C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 होगा क्या। और अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रही है, तो इसकी जो x कोऑर्डिनेट है वही आपकी रेडियस होगी क्या, यस। यानी कि R1 की वैल्यू अगर h के मानेंगे तो मीन्स ये आपका h एन के हो गया, तो रेडियस आपकी h हो जाएगी क्या, यस। सो अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, यस, स्क्वायर रूट क्या होगी, यहाँ 3 है, ओके। h माइनस ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ k माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू h प्लस ऑफ 2 होगा क्या, R1 प्लस R2 हो गया, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ k माइनस h एंड k को x एंड y से रिप्लेस कर दीजिए, y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस ऑफ 2 होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमें वैल्यू मिलेगा वही हमारा पाराबोला का इक्वेशन होगा। क्वेश्चंस में वो पॉइंट फाइंड आउट करनी है जहां पर फंक्शन हमारी नॉन डिफरेंशिएबल हो रही है, ओके, यानी नॉट डिफरेंशिएबल। तो कैसे फाइंड आउट करें, और मॉडुलस फंक्शन है, तो देखिए हम इसे इसमें शॉर्ट टाइम में थिंक करें तो वो भी हो सकता है, और स्प्लिट करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे देन उस केस में भी आएगा, बट टाइम टेकन होगी। तो अगर हम एक शॉर्ट में निकलना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, अगर हमारे पास में एफ एक्स गिवन है, ओके, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो क्या है दिया हुआ है कि मॉड ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड, अगर उसे स्प्लिट करें तो हमें मिलेगा x प्लस 2 इंटू x माइनस ऑफ 2, सॉरी x माइनस ऑफ 1, यस। स्प्लिट करेंगे तो मिलेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ x माइनस 2, यस मिलेगा। तो ये हमने कर लिया, यानी कि अब देख लो कि जो सिंगल रूट्स आते हैं 1 टाइम्स और नोमरेटर में मॉडुलस फंक्शन रहती है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ x प्लस ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, ये बात आती है। तो ये हमें देखनी है, ये और ये टर्म्स ऐसा है जो फैक्टर जो हमें सिंगल टाइम्स एक रूट्स को दे रहा है, और वो है 1 एंड माइनस हाफ। तो इस पॉइंट पर ये बेसिकली आपकी नॉन डिफरेंशिएबल होंगी, क्योंकि बट ये शार्प कॉर्नर पॉइंट या फिर कस्प बनाएगा। तो इस सिचुएशन में ये क्वाड्रेटिक है तो कस्प कंडीशन में आएगा। कस्प कंडीशन है क्या कि कहीं कर्व जा रही है और वहां एक नोकीला टाइप का निकल गया, यानी कि शार्प कॉर्नर पॉइंट के ही तरह हो जाता है। तो इस केस में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो देख लो एक इस शेप में आएगा, एक ऐसा होगा जो कि यहाँ से ऐसे नहीं जा रहा है, यानी कि इसकी कर्वेचर अप की ओर है, और एक कर्व डाउन आएगा जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है लेकिन ऐसे होगी। तो इसमें सिचुएशन है क्या कि जो मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा, राइट, वो कर्व ऐसा होगा। तो हमें किसी सर्टेन इंटरवल के केस में ही लेनी है। अगर चलो बात ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें -2 मिलेगी, यहाँ -1/2 और यहाँ पर 1 मिलेगा,
है ना, यही सभी पॉइंट्स है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये 1 पर है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट आएगी ये वाली -1/2 पर आएगी, है ना। और फिर अगेन नेक्स्ट वाला जो कर्व होगा, अब हमें उसे करके देखना पड़ेगा, उसके बारे में हम सोच रहे हैं क्या कि कैसे आएगा, ठीक है। तो इस केस में वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो सॉल्व करके हम तो निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर देख लो कि ये कस्प कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड से ये स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव है ना। तो यहाँ से ये कस्प कंडीशन के थ्रू नॉन डिफरेंशिएबल हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस आ रहा है, अब एक कर्व बट एक्यूरेट हम हैंड रिटेन कर रहे हैं ना, इस वजह से ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन अगर एक्यूरेट आप देखोगे तो ये वैल्यू एकदम बिल्कुल ही कस्प की तरह नजर आएगा जो यहाँ पर कंडीशन है। बट एट 2 टाइम्स ये देखो ये आ रहा है ना, तो 2 टाइम्स आ गया ना, तो वो क्या होगा कि स्मूथनेस को फॉलो करेगा, ठीक है। इस वजह से हमें नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या मिल गया, ये तो डिफरेंशिएबल हो गया और ये दो, यानी कि 2 इज आवर राइट आंसर। ओके, सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू find the value of a, and then you have to find the value of a to the power 4. But a is what? A is the region bounded by sine and cosine in the one cross section। यानी कि इसकी अगर ग्राफ को हम देखते हैं तो पहले फर्स्ट ये है क्या कि कॉस की कर्व ऐसे आएगी, ऐसे ये रिपीट करता ही रहेगा। हमें केवल एक इंटरसेक्शन का क्रॉस सेक्शन से मतलब है, उनके कर्व की एक यहाँ से ऐसे जाएगा और ये π/2 पर 0 होगी, सॉरी साइन है ना, पाई पर 0, देन अगेन यहाँ से ऐसे कट करेगा, मीन्स ऐसे, देन फिर वापस में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। तो ये जो कर्व है ना, तो हमें बोला है कि 1 क्रॉस सेक्शन, यानी कि यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन है उस एरिया को हमें फाइंड आउट करनी है। ये आपकी ए है, राइट, और इस ए की वैल्यू का पावर 4 करके हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करें, तो देखते हैं। ऊपर वाला क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है, और नीचे वाला y इक्वल टू कॉस एक्स है ना। ओके, तो अब यहाँ से एरिया की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो इसे कितने पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 1 एंड देन ये 2। तो अब देख लो कि जितना ये वाले रीजन है वही रीजन ये है क्या, यस बिल्कुल, ये सिमेट्री शो करता है, और जितनी ये रीजन है उतनी ही ये भी रीजन है। तो हम इसका और इसका एरिया फाइंड आउट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल एरिया आ जाता है क्या, बिल्कुल। तो हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लो ये पॉइंट आपका π/4 होगी, ओके, ये पॉइंट हो जाएगी π/2, देन यहाँ पर हम पाई पे आ जाएंगे, है ना। तो देखते हैं कि π/4 टू π/2 साइन एक्स, यस ऊपर में है तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, देन प्लस ऑफ π/2 टू पाई, एंड अगेन यहाँ से अब देख लो कि नीचे में यहाँ से यहाँ तक में ये x वाली कर्व नहीं है ना, हमें इसकी इस कर्व को निकालना अभी, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डाउन वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन ऑफ x dx अगर करके निकालते हैं तो क्या आता है, ये माइनस ऑफ कॉस x माइनस साइन x π/4 टू π/4 है ना, और प्लस ऑफ माइनस कॉस कर लेते हैं, कॉस x π/2 टू पाई, ओके, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है अपर लिमिट π/2, अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0 और यहाँ पर -1, और देन इसको रखेंगे तो दोनों के दोनों निगेटिव में ही आएंगे, माइनस ऑफ प्लस, ओके, माइनस ऑलरेडी है और माइनस में लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाता है ना, तो 1/√2 प्लस 1/√2, ओके, और अगेन माइनस ऑफ ये क्या होगा, पाई, अपर लिमिट रखेंगे तो -1
और लोअर लिमिट रखेंगे तो -0। ओवरऑल आ गया क्या, ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये +1 और ये -1, यानी कि 2/√/2, इट मीन्स √2। तो ये आया। सो 2a हमें चाहिए, 2a इक्वल टू, बात समझे, ये डैश मान लेते हैं, ये a इक्वल टू 2a डैश। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू √/2 आया, और √/2 की वैल्यू का स्क्वायर में, यानी कि देयरफॉर a⁴ इक्वल टू 2√2 सो 16 4 जा 64, ये आपके आंसर हो गए। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा अगर थोड़ा भी मिस गाइड होती है ध्यान से कि ऐसा नहीं, मीन्स ध्यान पे नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। दे रखा है क्या कि f(x) इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। अगर डिग्री 6 की पोलिनोमियल है तो हम उसे लिख लेते हैं ना, f(x) इक्वल टू, बट एक और बोल रहा है क्या कि उसकी जो डिग्री 6 वाली है, यानी x⁻6 की कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब x⁻6 प्लस ax⁵ प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस ऑफ dx² प्लस ex प्लस ऑफ, इतना होगा, है ना। ओके, तो इतना दे रखा, और बोल रहा है क्या कि इट्स वैल्यू एट x=1 एंड x=-1 इज एक्सट्रीम वैल्यू है। ओके, यानी एक्सट्रीम वैल्यू अकर्स एट x=1 एंड x=-1। एक्सट्रीम वैल्यू या तो मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है ना। और दे रखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f(x/x³)=1, देन 5 इंटू f2 की वैल्यू बतानी है। तो हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ से आते हैं। आप देखो, फर्स्ट थिंग कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फर्स्ट थिंग ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये ओवरऑल होगा कंसेप्ट, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ से ये वाले टर्म्स अगर उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए ये वैल्यू आपका डीएक्टिवेट हो गया। यानी कि अब हमारे पास में f(x) की वैल्यू बच गई x⁻6 प्लस a, x⁵ प्लस b, x⁴ प्लस ऑफ c x³, राइट, है ना। और साथ ही साथ बोल रहा है क्या, इतना, यस बिल्कुल, और यस x=1 एंड x=-1 पर ये एक्सट्रीम वैल्यू शो कर रहा है। शो करने का मतलब अगर वो मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा होगा तो उस पॉइंट पर है, या तो ऐसे होगा या ऐसे। अगर ऐसे होगा तो वहां की जो टेंजेंट है वो इक्वल टू 0 होगी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज विल बी 0। सो हम इसे अप्लाई करेंगे और तो देखते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज देख लो कि डिनोमिनेटर में ये 0 है, हमने लिमिट में पढ़ा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अगर ये 0 है तो मस्ट है ऊपर वाला भी 0 होना बनता है। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे और वो इनफाइनाइट आएगा, बट यहाँ 1 है यानी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये 0 है तो मस्ट है कि ये भी 0 होगी। और अगर ये 0 होगी तो बिल्कुल f0 पर 0 बिल्कुल आ रहा है ना, यस आ रहा है। तो f'(x) निकालते हैं, और f'(x) आपकी आएगी 6x पावर 5 प्लस ऑफ 5a x⁴ प्लस ऑफ 4bx³ प्लस ऑफ 3cx², है ना। तो यहाँ से अब हमें बोल रहा है क्या कि f'(1) इक्वल टू 0 होगी, है ना, क्योंकि एक्सट्रीम आ रहा है, एक्सट्रीम में, यानी कि 6 प्लस 5a प्लस ऑफ 4b प्लस 3c, ओके, विल बी 0। and f' of -1 equal to -6 plus of 5a minus 4b minus plus 3c is also equal to 0, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा कुछ, यस 5, यानी कि 5a प्लस 3c इक्वल टू 0, 5a प्लस ऑफ 3c इक्वल टू 0, है ना। एक कंडीशन तो हमें मिला, अगर हमें a, b एंड c की वैल्यू पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं ना। अब क्या करें, देख लो, अगर 5a प्लस 3c इक्वल टू 0 है,
5a प्लस 3c इक्वल टू 0 है, यानी कि -6 प्लस सॉरी यस, यानी कि -6 प्लस ऑफ 4b इक्वल टू 0 होगी। ये भी तो 0 ही होगा ना, क्योंकि इतना प्लस इतना इक्वल टू 0 है, तो इतना माइनस इतना माइनस इतना इक्वल टू 0, माइनस में। ओके, सो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई -3/2, b की वैल्यू आ गई। यस, एक वैल्यू मिला। अब a एंड c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस पे सोचा जाए कैसे होगा। तो ओके, यहाँ से ध्यान देते हैं ना, यहाँ से अगर हमारे पास में लिमिट की वैल्यू ये दिया हुआ है क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ f डैश ऑफ x होगा ना बाई एक्स क्यूब 3x²। ओके, अब अगेन ये 0/0 फॉर्म में होगा हमारा वैल्यू जो भी है, और अगर ये 0/0 फॉर्म में है, या एक और काम कर सकते हैं ना, यस, क्या कि यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0, 0 टेंड करेगा ना, ओके आ गया। तो रख लेते हैं, क्या आ गया, x टू द पावर 6 प्लस a x टू द पावर 5 प्लस b x टू द पावर 4 प्लस ऑफ c x क्यूब बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होगी, है ना। अब यहाँ से डिवाइड दे लो, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म में लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ x² प्लस नहीं एक्स क्यूब प्लस a x टू द पावर 2 प्लस b x प्लस ऑफ c। ओके, और ये वैल्यू अब इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 आनी चाहिए, दैट इज c इक्वल टू 1। b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू आ जाएगी क्या, यानी कि 5a इक्वल टू माइनस ऑफ 3c। सो a इक्वल टू क्या हो गया, -3/5, ये भी आ गया। ऑल राइट, तो अब हमसे बोल रहा है क्या निकालने के लिए, 5 टाइम्स ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 2, यानी कि वैल्यू रखो। यहाँ ये रहा हमारा x टू द पावर 6, यानी कि 2 टू द पावर 6 प्लस a की वैल्यू है -3/5 इंटू 2 टू द पावर 5 है, प्लस है या माइनस है, माइनस ही है, यहाँ पर है 3/2 इंटू x टू द पावर यानी 2 टू द पावर 4 माइनस प्लस ऑफ 2 टू द पावर 3। इतना जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। सॉल्व कर लो, कितना होगा, 64 माइनस 32। अच्छा, सॉल्व करके आंसर ला लेना। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बोल रहा है लोकस फाइंड आउट करनी है, सॉरी लोकस है एक कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन में या तो पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स हो सकती है। अब क्या है ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट जहां भी होगा, वो पॉइंट जो एक कर्व को लेगा वो एक कोनिक सेक्शन है। तो कोनिक सेक्शन है तो उसकी इसेंट्रिसिटी हमें बतानी है। तो सिंपल है या कि √3 के को अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस ऑफ वाई इंटू के इक्वल टू 4√3 होगी क्या, और यहाँ से √3x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 4√3 के, है ना। तो एक कोण बता रहा है, यानी कि k की वैल्यू यहाँ से निकाल ले और एक में पुट कर दे तो उस कंडीशन से आ जाएगा क्या, या लोकस आ सकता है क्या, देखते हैं। 4√3 बाई √3x प्लस ऑफ वाई, यानी k की वैल्यू वहां पुट करते हैं, रखते हैं, तो √3x माइनस वाई इक्वल टू 4√3 इंटू 4√3 बाई
व्हाट रूट ओवर 3x प्लस ऑफ y, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 48 होगा क्या, 16 3 जा 48, यस 48 से डिवाइड दो तो x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 48 इक्वल टू 1, है ना। तो क्या आया, हाइपरबोला। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है क्या, E इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस ऑफ 48 यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर या बी स्क्वायर जो बड़ा होगा नोमरेटर में 16 इक्वल टू ये आता है क्या 16 प्लस 48 8 6 4 एंड 5 1 64 यानी कि 8 बाई 4 एंड 8 बाई 4 इज अ 2, सो 2 इज योर आंसर। इसेंट्रिसिटी 2 आएगी, राइट। ये लग रहा है सीरीज की क्वेश्चंस है, बिल्कुल है। और उसमें से हमें यहाँ से ये बोले क्या कि एक्स वाई यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि एक्स वाई एंड जेड में रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को हमें बतानी है कि कौन सी रिलेशन ट्रू है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ से। ये हमारी जो फंक्शन है, सॉरी जो भी सीरीज है वो सीरीज दे रखा है यहाँ से x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब हुआ यानी यस तो हम देख लेते हैं इनफिनाइट सम ऑफ सीरीज हो गया क्या, इनफिनाइट सम ऑफ सीरीज हो गया। और ये इस टाइप का एंगल है कि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज ही है -1 से 1 के बीच में, 1 भी होती है और -1 भी होती है। बट इस केस में -1 बिल्कुल नहीं होगी, अगर 1 हो जाती है तो ये ऑलरेडी इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है, तो उस केस में इसकी सोल्यूशन होगी क्या होता है सम ऑफ इनफिनिट यानी कि एस इनफिनिटी फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म है कॉस एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 होगी, 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी x इक्वल टू 1 बाई 1 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई एक्स, यस। सिमिलरली तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, तो आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर फाइव, है ना, y की वैल्यू है। सो कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 बाई वाई, है ना, 1 बाई वाई है, इतना और इतना है। अब हम z पे सोच लेते हैं क्या आ रहा है ना, तो z, सो z इक्वल टू 1 बाई सिमिलरली 1 माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। तो कॉस स्क्वायर, बट हमें ठीक अपोजिट में दे रखा है कि कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं क्या 1 माइनस 1 बाई यानी कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई वाई, है ना, फॉर्मूला से। तो यहाँ पर अगर हम जेड की वैल्यू पुट कर दें 1 बाई 1 माइनस कॉस, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाई ऑफ वाई, राइट। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा क्या ऊपर, अच्छा चलो थोड़ा शॉर्ट में हम करना चाह रहे हैं, तो एक्स वाई बाई यहाँ से आ जाएगा क्या एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स वाई कॉमन, ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ से डिनोमिनेटर में एक्स, यहाँ से डिनोमिनेटर में वाई, तो एक्स वाई होगा, फिर इसे ऐड करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 हो जाएगा। देन ये जो डिनोमिनेटर में ऊपर में चला गया, है ना, तो यहाँ ये जेड मिल गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिलेशन आएगा एक्स वाई जेड में वही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन में से एक है, बोल रहा है पोलिनोमियल है एफ एक्स गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ऑफ 4, राइट, जो सेटिस्फाई कर रही है रॉल्स थ्योरम को, रॉल्स थ्योरम, और वो भी 1 to 2 में, राइट। इफ रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड इन क्लोज इंटरवल 1 to 2, इट मींस एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 फ्रॉम द रॉल्स थ्योरम।
throw here, what we will got 1 minus b plus of c minus 4 equal to what? 8 minus of 4b plus of 2c minus 4, right? 2c. so यहाँ 4 and 4 कैंसिल, 4 कैंसिल हुआ। तो अब देख लो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इन सबको इस साइड लेकर आएंगे तो 3b माइनस सी इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट आ गया क्या हम में? बी एन सी में बी एन सी को ही फाइंड आउट करनी है। और एक और कंडीशन दे रखा है कि f 4/3 इक्वल टू 7, यानी कैलकुलेशन डाल दे रखा है जिसमें कुछ है नहीं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसमें कुछ है नहीं उसमें आपके लिए ना कैलकुलेशन कर दिया कि टाइम लगे। ओके, बस और कुछ नहीं है। तो f 4/3 की वैल्यू आप रख दो, तो f 4/3 इक्वल टू क्या बन जाता है? यानी कि 64/27 माइनस 16/9 b प्लस ऑफ 4/3c माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। यही है ना? तो 4 कॉमन है, कॉमन करके हटा दो। और क्या 3 भी कॉमन है? नो, चलिए ऐसे रखते हैं, 4 कॉमन है तो यहाँ पर 16/27 एक ही साथ वर्क कर लेते हैं ना, 16 और फिर वापस में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कॉमन है तो 12 माइनस 12b, समझ में आ रहा है ना सबको? प्लस ऑफ 4 कॉमन हो गया तो 3c नहीं 9c, 9 ऑफ c प्लस माइनस 4 तो बाहर चला गया तो यहाँ 27 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्या? यस, ये हो जाता है। अब यहाँ से हमें मिल गया 12b माइनस 12b प्लस ऑफ 9c और फिर इक्वल टू ये उस साइड जा करके वैसे भी यहाँ पर 11। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे, बी एंड सी की वैल्यू आएगी, वही ऑर्डर पे यहाँ पर रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ओके, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की एक और क्वेश्चन आ गई। वहां से दे रखा है ए थर्ड ऑर्डर का है, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है उसमें जिसमें कंडीशन दे रखा आइडिया इंपॉर्टेंट का ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे रखा है। ठीक है, देन एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 की वैल्यू है। अब हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू क्या आने वाली है। चलो देखते हैं, पहले हम यहाँ से ले लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो हम जानते हैं अगर इसकी डिटर्मिनेंट निकाल करके स्क्वायर करें फिर भी वही सेम कंडीशन रिलेशन रहेगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, है ना? और आपको पता है इसकी डिटर्मिनेंट 1 आती है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर रूट में आएगा ना, ये उस साइड जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है। यानी कि डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स एंड वाई, है ना? तो वाई है। अब यहाँ से अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत ऐसा डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन किया है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग को पता है। वैसे ये भी एक उनमें से है जिसकी वैल्यू आती है 3xyz माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये आती है ना? तो अब हमें मालूम है इसकी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू प्लस माइनस 1 है ना? तो यहाँ प्लस माइनस 1 पुट करके यानी प्लस माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 पुट कर सकते हैं ना, वहाँ 2 वैल्यू गिवन है। देन माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ऑफ जेड क्यूब। ठीक है, सो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बता दो? बस ये 6 प्लस माइनस 1 होगा क्या? यानी कि या तो 7 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है, ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक वैल्यू। स्टूडेंट्स बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है, उस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है ना? यानी कि ये लाइन है, जैसे इसको अगर हम लिख दें x माइनस 1/2 प्लस या ये वाली लाइन है। ओके, तो यहाँ से हमें बोल रहा है कि वो लाइन जो इस पे पास हो रही है 0, 1 एंड 2 से पास हो रही है और इस पे परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पर है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी?
2 3 एंड माइनस ऑफ 2, है ना। तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये तो फिक्स है। तो फर्स्ट हम इनके जनरल पॉइंट, इस लाइन पर जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। 2 लैम्डा प्लस ऑफ 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 1 एंड माइनस 2 लैम्डा प्लस ऑफ 1, ये होगा। ये तो पॉइंट आ गया, कौन सी? ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट हमने ले लिया, मान लेते हैं। तो अब पी पॉइंट से अगर हमें इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालनी है तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी? इतना माइनस 0 यानी 2 लैम्डा प्लस ऑफ 1, है ना, 2 लैम्डा प्लस 1, देन 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 3 लैम्डा, इतना माइनस इतना, और यहाँ से माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ये दो डायरेक्शन रेशियो से आ गए दो लाइंस के, एंड दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए। 0 होगी ना, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस ऑफ 1 विल बी 0 होगा ना। तो यहाँ से 4 लैम्डा प्लस ऑफ 2 प्लस 9 लैम्डा प्लस ऑफ 4 लैम्डा प्लस 2 विल बी 0, यानी कि 17 लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस 4, सो लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 बाई 17। अब देखो क्या होगा, ये कैलकुलेटिंग है, मैं बोल रहा था ना ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो इसलिए इस बार की जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा टफ है, मैथ्स टफ है, ठीक है। तो यहाँ से इस पे वैल्यू अगर हम पुट करें तो पॉइंट मिल जाएगी हमें। पॉइंट से क्या मतलब है, अगर डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट मालूम है तो इक्वेशन तो हम बेसिकली इसी को फाइंड आउट क्यों ना कर लें। तो 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा यानी कि माइनस 8 लैम्डा बाई 17, माइनस 8 लैम्डा बाई 17 प्लस ऑफ 1 एंड what 3 4 12 माइनस ऑफ 12 बाई 17, सॉरी लैम्डा की वैल्यू ही ना हमने पुट किया है, तो लैम्डा कहाँ से हट गया ना, यस। तो माइनस 12 बाई 17 एंड हियर इज माइनस प्लस 8 बाई 17 माइनस 1, ये डायरेक्शन रेशियो मिला। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है 17 माइनस 8 यानी कि 9 बाई 17, फिर माइनस 12 बाई 17 एंड यहाँ से 17, तो माइनस 9 बाई ऑफ 17, है ना। मिला लो, देख लो कि सही है ना कैलकुलेशन। अगर सही है तो एक पॉइंट है, यानी कि x माइनस 0 बाई 9 बाई 17 इक्वल टू y माइनस 1 बाई माइनस 12 बाई 17 इक्वल टू z माइनस ऑफ 2 बाई माइनस 9 बाई 17, यानी कि हमें मिल गया इक्वेशन x for two tangents from a point on the line 2x plus y equal to 1 are perpendicular to इतना, यानी कि इस कर्व के लिए जो टेंजेंट है वो इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलरली। कैसे? परपेंडिकुलरली। देन हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करनी, तो वो मान लेते पॉइंट, या फिर ऑप्शंस में क्या होगा पता नहीं, तो उसी पॉइंट को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो कि क्या है, कैसे आएगा वो पॉइंट। एक कंसेप्ट है, और वो कौन सी कंसेप्ट है? Yes, this is a conceptual question and very easy. If you know the concept for these questions, you make this question, this solution, this questions in few seconds. Otherwise, you got loss of 5 minutes for making their solution. Okay, let me explain this. Question says, question asked to me, we have to find the point where the tangent for that curve is intersecting at this point, at this line perpendicularly. What? Perpendicularly.
It means this is our parabola and the line, tangent which intersect at that line something else is what, at a right angle, राइट एंगल पर है। तो एक बात होती है क्या कि अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 6x है तो इससे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी 4 इंटू 3/2 ऑफ x, यानी कि 4ax हो गया। तो a की वैल्यू 3/2 हो गई ना। तो बस आप याद रखो कि कभी भी किसी पाराबोला का पेयर ऑफ टेंजेंट किसी अनदर लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो परपेंडिकुलरली, तो वो लाइन यानी कि वो पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मस्ट है कि उसके डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगी। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यानी कि x इक्वल टू -3/2 है ना। यानी कि x कोऑर्डिनेट हमने ले लिया -3/2, देन y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कहां पर रखेंगे x की वैल्यू, इस कर्व में। नो, ये कर्व तो यहाँ है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, यानी कि यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। देन y की वैल्यू आएगी तो वो पॉइंट आ गया क्या। चलो y इक्वल टू 1 - 2 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, सो ये कैंसिल, यानी कि 4, सो ये पॉइंट हो जाएगा 4, हो गया। और फिर से हमें हाइट एंड डिस्टेंस से सामना करना पड़ रहा है और ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन एक बार फिर से हम बोल सकते हैं कि आ चुका है आपके सामने। और देखिए हलवा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि हमें उस टाइम को बतानी है जो जहां पर एक बॉट है, जैसे ये वाला सिचुएशन है कि कहीं ये फ्लोटिंग वाटर या कोई कुछ है, बट यहाँ पर बॉट है, तो ये टावर है, इस टावर से यहाँ पर सी करने पर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसकी 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री है। तो अब यहाँ से यहाँ आने में, यानी कि यहाँ पर आ गया, तो इसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 बन जाती है, 45 डिग्री, यानी ठीक है 45 डिग्री। तो अब यहाँ से यहाँ आने में इसको 20 सेकेंड लग रहे हैं, 20 सेकेंड, ठीक है। तब हमसे बोल रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ आने में t इक्वल टू वाट, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम बतानी है, तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखें। अगर हम इसे h मान लें, ये 40, अगर हाँ ये भी 30 डिग्री हो जाएगी क्या, तो ये 45 होगी, ये 45, तो ये h, तो इसे भी हमने h मान लिया है, तो इसे हमने x माना, यानी ये डिस्टेंस आ गया। अब देख लो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इक्वल टू हमारे पास में परपेंडिकुलर बेस, यानी कि h बाई एक्स प्लस ऑफ h, राइट, यानी कि 1/√3 इक्वल टू h बाई h प्लस ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस ऑफ x इक्वल टू √3h, है ना, √3h। सो x इक्वल टू 1 - √3 इंटू h होगा क्या, है ना, इतना बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हमने x एंड h में एक रिलेशन ला लिया, ओके, x एंड h में रिलेशन ला लिया। अब tan 45 की वैल्यू पे ध्यान देते हैं, तो थोड़ा सा एक और चीज, अच्छा h, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या किया जाए, बनी नहीं रहा, नहीं रिलेशन, क्या किया जाए, x, ओके चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अब देख लो यहाँ से यहाँ जो x है, x यूनिट चलने में आपको इतना, सॉरी 20 सेकेंड में इतना डिस्टेंस, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना, ये अगर, यानी कि x में कितना 20 सेकेंड लग रहा है, यानी कि 1 में क्या होगा 20/x, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 20/x सेकेंड लगेंगे, है ना। तो फिर अगर h डिस्टेंस, हमें h डिस्टेंस की बात करनी है ना, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या होगा 20/x इंटू h, और h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यस, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो ना, h इक्वल टू x बाई 1 - √3, उल्टा क्या आ रहा है, √3, यस यस गलत लिखा है ना, √3 - 1 होगी, √3 - 1, यस √3 - 1 हो जाएगी।
तो यहाँ से h, तो अब h की वैल्यू आप रखोगे जैसे एक्स बाई √3 - 1, तो x कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया, इसे रेशनलाइज कर देंगे तो 20/3 - 1 इंटू √3 + 1 ये हो गया। तो यहाँ से ये 2 से ये 10 टाइम्स में, यानी कि 10 इंटू √3 + 1 सेकेंड ये टाइम लेगा, है ना। आगे